हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने ऐसे बहुत से अधिनियम एक्ट पारित किए जो कि भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन कार्यों का शासन संचालन करने का भार सौंपा गया। अगर हम इसी क्रम में बात करें कि जो एक्ट या अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने पारित किए उन्हीं के चलते वही एक्ट भारतीय संविधान की सीढ़ी बने, आधार बने। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। अगर हम बात करें संविधान कि संविधान क्या होता है, तो संविधान वह दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। वह दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। अगर हम बात करें कि संविधान क्या होता है, तो संविधान वह प्रारूप या संचालन होता है जिसके द्वारा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। ये संविधान की परिभाषा कह सकते हैं एक तरह से हम, कि वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें, और आता है नाम वह संविधान सभा, कि संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान सभा जो होती है वह सभा जो संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई हो, संविधान सभा कहलाती है। ठीक है, कि वह सभा जो संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई हो। क्या संविधान की अगर हम परिभाषा देखें तो संविधान है वह दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश का शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई एक सभा होती है। तो संविधान सभा वह सभा होती है जिसके द्वारा किसी संविधान का निर्माण किया जा सके। अगर हम आगे बात करें तो जो भारतीय संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जो भारतीय संविधान में इसमें 395 अनुच्छेद हैं। इतने अनुच्छेद और किसी देश के संविधान में नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक है। और भारतीय संविधान लिखित संविधान है। अगर हम बात करें आधुनिक विश्व के प्रथम लिखित संविधान की, आधुनिक विश्व के प्रथम लिखित संविधान की, तो आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो आधुनिक विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वह अमेरिका का है। अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है। आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो वह अमेरिका का। आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान तो है वह है अमेरिका का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लिखित संविधान की अवधारणा है वह किस देश की देन है, लिखित संविधान की अवधारणा, तो वह किसकी देन है? फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा तो फ्रांस की देन है, लेकिन जो आधुनिक विश्व का प्रथम संविधान है वह अमेरिका का संविधान है। अगर हम अमेरिका के संविधान के बारे में बात करें तो अमेरिका के संविधान का गठन फिलाडेल्फिया समिति के आधार पर किया गया। जो अमेरिका की संविधान सभा थी, प्रथम संविधान सभा, वह फिलाडेल्फिया थी। इस फिलाडेल्फिया समिति की सभा के आधार पर है अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। इसी क्रम में हम देखें तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला और उत्तराधिकार को न्याय संगत किया गया। अगर हम बात करें तो जो महिलाओं को अधिकार मिला था वह संपत्ति का अधिकार था
और साथ ही उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। किस संविधान के तहत? अमेरिका के संविधान के तहत। अमेरिका संविधान का गठन करने वाली सभा का नाम था फिलाडेल्फिया समिति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसार का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो वह हुआ अमेरिका में। कब लागू हुआ? 1789 में। अगर हम आगे बात करें तो अमेरिका के संविधान के साथ साथ जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी अवधारणा भी सर्वप्रथम या फिर स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। इसलिए अमेरिका को गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? गणतंत्र की जननी। तो अमेरिका को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो जो धर्मनिरपेक्ष है मतलब जिसमें कि सभी धर्म को आश्रय दिया जाए, सभी धर्मों को सम्मान समझा जाए, तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना थी वह भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वप्रथम स्थापना किस देश में हुई? अमेरिका में हुई। अगर हम आगे बात करें तो जो अमेरिका है उसने विश्व में सर्वप्रथम मनुष्य की समानता तथा मौलिक अधिकारों को की घोषणा की। मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों और समानता की घोषणा करने वाला पहला राज्य देश कौन सा है, तो वह है अमेरिका। इसीलिए अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य के समानता एवं मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अगर हम बात करें फिर से, देखें कि आधुनिक विश्व का लिखित संविधान लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? लिखित संविधान को लागू करने वाला प्रथम देश तो वह है अमेरिका, जिसने 1789 में अपना संविधान लागू किया। अगर पूछते हैं जो लिखित संविधान की अवधारणा वह किस देश की देन है, तो जो लिखित संविधान की अवधारणा वह फ्रांस की देन है। और जो अमेरिका के संविधान का निर्माण किया उस सभा का नाम क्या था? तो उस सभा का नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन सभा। जो अमेरिका को है गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना या प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी वह अमेरिका में हुई थी। और साथ ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। समानता और मौलिक अधिकारों को, मनुष्य में समानता और मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला अगर कोई देश है तो वह पहला देश है अमेरिका। अब हम बात करें भारतीय संविधान या संविधान सभा के गठन के बारे में, तो हम देखें तो भारत में जो है भारतीय संविधान सभा के गठन का जो पहला विचार रखा था वह रखा था एम.एन. रॉय ने 1934 में। भारतीय संविधान सभा के गठन का पहला विचार किसने प्रस्तुत किया? तो वह एम.एन. रॉय ने किया। एम.एन. रॉय ने किया। कब किया? 1934 में किया। एम.एन. रॉय ने कहा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारतीय संविधान का निर्माण करे, और 1934 में किया गया एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग। अगर हम एम.एन. रॉय की बात करें तो ये भारत के प्रथम मार्क्सवादी भी हैं। भारत के प्रथम मार्क्सवादी हैं एम.एन. रॉय। भारत के प्रथम मार्क्सवादी कौन है? वह है एम.एन. रॉय। जो एम.एन. रॉय का पूरा नाम है वह मानवेंद्रनाथ रॉय है। मानवेंद्रनाथ रॉय। मानवेंद्रनाथ रॉय। अब जो एम.एन. रॉय के बाद संविधान सभा की मांग को दोहराया तो वह किसने दोहराया? वह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को दोहराया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग किसने की, तो वह की थी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की घोषणा की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण, जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा के द्वारा किया जाएगा। इसमें किसी भी भारी
हस्तक्षेप नहीं होगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने 1938 में संप्रभु संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की, संप्रभु संविधान सभा के गठन की मांग की। किसने? 1938 में की, जवाहरलाल नेहरू ने। संप्रभु का मतलब है पूर्णतया स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, क्योंकि इसने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है वह संप्रभु संविधान सभा, क्योंकि इसमें किसी भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा, उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अब जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और 1940 में एक प्रस्ताव भेजा जिसे कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत एक प्रस्ताव भेजा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 1938 की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की तो उसे स्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि अब 1939 में वह द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण जो ब्रिटिश सरकार उसने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की ज़रूरत थी, भारत के सैनिकों की ज़रूरत थी। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। अगर हम बात करें 1940 में भारत के जो वाइसराय थे वह थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे भारत के वाइसराय 1940 में? वह लॉर्ड लिनलिथगो। अगर हम आगे बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार है उसने 1942 में एक प्रस्ताव भेजा जिसे कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव है किसके नेतृत्व में भेजा, मतलब किसके, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया, कब आया? 1942 में भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। जो एक क्रिप्स प्रस्ताव है इसमें भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होना था। भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया ब्रिटिश सरकार ने। क्यों? क्योंकि उसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की ज़रूरत थी। अब जो ब्रिटिश सरकार है उसने 1942 में एक प्रस्ताव भेजा क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि संविधान सभा के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था उसमें। और इसमें जो कहा गया कि जो भारतीय संविधान है, संविधान सभा का गठन है वह द्वितीय युद्ध के बाद किया जाएगा, लेकिन इसमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। क्रिप्स प्रस्ताव है इसमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी। कैसी स्वतंत्रता थी? औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। इसलिए जो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 है इसका कांग्रेस ने भी विरोध किया, मतलब कांग्रेस ने भी स्वीकार नहीं किया, और ना ही इसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। किसी ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया, तो कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो इसमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी वह कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस कैसी स्वतंत्रता चाहती थी? कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, औपनिवेशिक स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने जो 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव है उसे अस्वीकार किया। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के बारे में, तो मुस्लिम लीग ने जो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 है उसका को अस्वीकार क्यों किया? तो इसका मूल कारण जो है वह है कि इसमें जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसमें केवल और केवल एक संविधान का प्रस्ताव था। भारत और पाकिस्तान के लिए केवल एक संविधान का प्रस्ताव था। भारत और पाकिस्तान के लिए एक ही संविधान का प्रस्ताव था। इसलिए जो मुस्लिम लीग है
उसने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। जो मुस्लिम लीग है वह भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान चाहती थी, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया, अस्वीकार किया। अगर हम बात करें जो औपनिवेशिक स्वतंत्रता, इसकी मांग सर्वप्रथम कब की गई? औपनिवेशिक स्वतंत्रता की मांग जो सर्वप्रथम की गई वह की गई 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और जो ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अगर हम बात करें कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता की मांग कब की गई, तो वह की गई 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन में है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और जो औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी उसकी मांग कब की गई? तो उसकी मांग की गई 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब जो भारतीय संविधान है उसको गठन के लिए क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। इसमें कहा गया कि जो संविधान का निर्माण है वह स्वतंत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने विरोध किया, अस्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी और मुस्लिम लीग भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान चाहता था। जबकि जो क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें केवल एक ही संविधान का प्रस्ताव था, इसलिए दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का विरोध किया, अस्वीकार किया। अगर हम आगे देखें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 आया। इसके बारे में दो डेट याद रखनी पड़ेगी। भारत आया, कैबिनेट मिशन है वो भारत आया। कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? वह सौंपी 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब जो ये कैबिनेट मिशन है इसके 3 सदस्य थे और तीनों ही ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो वह 3 सदस्य थे इसके। अगर हम उन तीनों सदस्य के बारे में बात करें तो एक तो है वही जो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का अध्यक्ष था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और दूसरे हैं अलेक्जेंडर। और जो तीसरे इसके अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस। अब जो पैथिक लॉरेंस है यह ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। किसके? भारतीय मामलों के मंत्री हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री है जो भारतीय मामलों का देख रेख करते हैं। ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के मंत्री हैं। तो जो कैबिनेट मिशन है वह किसके नेतृत्व में आया? तो जो कैबिनेट मिशन है वह पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। कैबिनेट मिशन भारत आया कब? 1946 में। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट है वह सौंपी 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, वह सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन है वह पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया और पैथिक लॉरेंस ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के मंत्री थे। अगर हम अब बात करें कैबिनेट मिशन की शर्तों के बारे में कि इसकी क्या क्या शर्तें थी,
कैबिनेट मिशन की शर्तें। तो जो एक कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत आया। तो कैबिनेट मिशन में भी संविधान का प्रारूप था, वह केवल एक ही संविधान का प्रारूप था, एक ही संविधान का प्रारूप, एक संविधान का प्रारूप कैबिनेट मिशन में भी। लेकिन जो कैबिनेट मिशन है ये मुस्लिम लीग को समझाने में सफल रहा। इसके अनुसार भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई? 389 सदस्य, 389, जिनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और जो 93 सदस्य थे वह देसी रियासतों से। हम 292 और वो तो याद नहीं रख सकते कि हम 292 और 93 सदस्य तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं उन्हें तो याद रख सकते हैं। तो जो पहला चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वह है अजमेर मेरवाड़ा। अगर दूसरे की बात करें तो वह है ब्रिटिश बलूचिस्तान। और तीसरा है कुर्ग कर्नाटका। और चौथा दिल्ली। तो वह 4 के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग कर्नाटका और चौथा दिल्ली। तो जो कैबिनेट मिशन है इसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अब क्या होता है, जो कैबिनेट मिशन है 1946, इसके तहत जुलाई 1946 में चुनाव कराए जाते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जुलाई 1944 में चुनाव करवाए जाते हैं, जिनमें से जिनका जो आधार था चुनाव का वह था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था? एक सीट का आवंटन था, एक सीट। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार। और इसमें 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। वे 3 समुदाय कौन कौन से? वह हैं मुस्लिम, सिख और साधारण। इन 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और जो चुनाव का नतीजा है, परिणाम है, वह अगस्त 1946 में आए, अगस्त 1946 में आए। जो कांग्रेस थी उसने तो 208 सीटें हासिल की गई, पूर्ण बहुमत हासिल किया, 208 सीटें हासिल की। और जो मुस्लिम लीग थी उसने 73 सीटें हासिल की। और अन्य के खाते में आई वह थी 15 सीटें। अगर हम इनका टोटल करें तो 208, 73 और 15 इनका टोटल होता है 296। लेकिन आप पूछोगे कि सर आपने यहाँ तो 389 सदस्य बताए थे और यहाँ पर 296 कैसे? तो वह है जो ये 93 देसी रियासतें थी, इन्होंने अपने अपने जो चुनाव थे उनमें हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया। जो चुनाव करवाए गए वह ब्रिटिश प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों पर ही करवाए गए। इसलिए जो सीटों की संख्या थी वह 296, जिनमें से 208 तो कांग्रेस ने हासिल की और 73 मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य के खाते में गई। लेकिन जो देसी रियासतें थीं 93, उन्होंने संविधान सभा में अपना एक एक जो प्रतिनिधि था वह मनोनीत किया, निर्वाचित नहीं किए गए, उन्होंने अपना एक एक प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत किया।
तो हमने देखा कि जो कैबिनेट मिशन 1946 वह 24 मार्च 1946 को तो भारत आया और 16 मई 1946 को अपने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जो 3 सदस्य थे उसके नेतृत्व में जो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसमें थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस। और जो पैथिक लॉरेंस थे ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के मंत्री थे। और कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया, तो वो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। जो कैबिनेट मिशन था इसमें भी संविधान का कुल एक संविधान का ही प्रस्ताव था, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन है ये मुस्लिम लीग को समझाने में सफल रहा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा मतलब जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए। लेकिन जो कैबिनेट मिशन है इसने सीटों जो सदस्यों की संख्या थी वह 389 निर्धारित की। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से। वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से, तो वह है अजमेर मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटका और दिल्ली। अब जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए तो 296 सीटों पर करवाए गए, क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया, जिसमें से 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को और 15 अन्य के खाते में गई। और जो सीटों का निर्धारण किया गया, आवंटन किया गया, वह 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया, जिसमें 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला, मुस्लिम, सिख और साधारण को। तो हमने अब तक ये देखा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के लिए जो सभाएं गठित की गई, कौन कौन सी समितियां गठन की गई, संविधान सभा की बैठक कब हुई, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।